हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम बच्चों नए साल में अब जो प्योर रोलिंग मोशन का जो सेकेंड लेक्चर हमारा है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिएगा। इसमें लेक्चर थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे आराम आराम से सारी चीज सारा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस एक बार वीडियो को आप पेशेंस के साथ में देखिएगा, तब आपको लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब हम इस लेक्चर में प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्या स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने जो फिगर बी हमारा है, इसको मैं मान लेता हूं, दैट इज इसको मान लेते हैं फिगर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर क्या था, फ्रिक्शन क्या था हमारा, इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन क्या था, जीरो था। मतलब ये क्या है हमारा, स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, और जो हमारा फिगर बी है, दिस इज फिगर बी, यहाँ पर क्या है, ये सरफेस में क्या है, रफनेस है। यहाँ पर क्या है, सरफेस में क्या है, ये रफनेस है। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है हमारा, प्रेजेंट है। ठीक है, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है फॉर रोलिंग मोशन के लिए। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें दैट इज फिगर नंबर ए की। ठीक है, तो क्या स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन इनिशिएट हो पाएगा? देखिए, प्योर रोलिंग मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए आपके, आपका उसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे अगर एक रोलिंग बॉडी को भी रख दें, ठीक है, तो वो स्लिप करता हुआ नीचे आएगा, उसमें रोलिंग टेंडेंसी नहीं आ पाएगी। क्योंकि रोलिंग तो तब हो पाएगा जब वो रोटेट होगा, जब उसमें रोटेशनल टेंडेंसी आएगी। और रोटेशनल टेंडेंसी कब आएगी, जब उस पर कोई टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। इसी के अबाउट क्या होगा, वो रोटेट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर वेट फोर्स इसका लग रहा होगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है बच्चों। ठीक है, अब अलोंग द इंक्लाइंड जो हमारा फोर्स लगता है वो क्या होता है, एक कंपोनेंट mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा, दैट इज mg cos थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, जो सरफेस इसको दे रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है नॉर्मल रिएक्शन का और वेट फोर्स का, वो कहाँ से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से पास कर रहा है। तो जब कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो हो जाता है। तो हम टॉर्क ऑफ mg जब लिखेंगे तो क्या होगा, mg फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कुछ है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो है। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ mg क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। देखो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ है ही नहीं। उसी तरह से जो नॉर्मल है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन किससे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है जो उस बॉडी को रोटेट करवा पाए, जो उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवा पाए बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर यही कारण है बच्चों कि प्योर रोलिंग मोशन स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनिशियल टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्मूथ सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन कांट
बी पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्योर रोलिंग मोशन, मतलब यहाँ पर इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? सिंस कोई टॉर्क जो जनरेट नहीं हो पाएगा, सिंस टॉर्क जनरेट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, हिंदी में लिख दिया। चलो, कोई टॉर्क ही जनरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? इसलिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा? प्योर रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग केस नंबर दैट इज फिगर नंबर बी में देखो, इसमें हमने ले लिया क्या? एक रफ इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है? सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है फॉर प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए mg का जो टॉर्क था वो 0 हो गया था। ठीक है, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? एक और फोर्स आ गया, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या कहाँ पे लगेगा? देखो, इसमें स्लिपिंग का कंडीशन, स्लिपिंग का टेंडेंसी इधर है, स्लिपिंग का टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। स्लिपिंग का टेंडेंसी अगर इधर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसको हमने मान लिया क्या? फ्रिक्शन लग रहा है। कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में भी टॉर्क ऑफ mg 0 है, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन 0 है, बट द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? r है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इस वाले केस का। ठीक है, कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन का कंडीशन, रोटेशनल मोशन का कंडीशन, फिर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग लगा करके हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फ्रिक्शन निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होगा बच्चों? देखिए, फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा है? देखिए, बॉडी नीचे जा रहा है, कितना से जा रहा होगा? VCOM, और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ACOM, इससे नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? mg sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है? mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा नीचे की तरफ, माइनस ऊपर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, Fr इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन m इंटू ACOM। इतना लिखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग फॉर रोटेशनल मोशन के लिए देखेंगे, फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में देखो बच्चों क्या होगा? यहाँ पर देखिए, रोटेशनल मोशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉर्क कौन जनरेट कर रहा था? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, इसका जो टेंडेंसी होगा बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने का। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क होगा वो किधर लगेगा? फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो लगेगा किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मान लो ये ओमेगा स्पीड से, ठीक है, रोटेट होगा, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको मान लेते हैं अल्फा। क्लियर है? और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसको मान लेते हैं कितना? I। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू क्या होगा? I इंटू अल्फा। ठीक है, और नेट टॉर्क कौन लगा रहा है? केवल फ्रिक्शन का ही तो टॉर्क है, बाकी दोनों का टॉर्क तो mg और नॉर्मल रिएक्शन का 0 ही हो गया था। तो नेट टॉर्क कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा? Fr और इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R इक्वल टू कितना हो जाएगा? I और इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या होगा बच्चों? अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? दैट इज A/R।
ठीक है, किसके लिए कंडीशन होता है? फॉर प्योर रोलिंग के लिए, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंस्टेंटली रेस्ट पे होना चाहिए। तो रेस्ट पे होना चाहिए तो क्या होगा उस केस में, ठीक है, अगर ये रोटेट हो रहा तो इसका टेंजेंशियल एक्सेशन किधर होगा, एटी इधर की तरफ होगा, और ACOM क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ACOM इधर, ACOM। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में क्या होगा, AT और ACOM क्या होगा, पॉइंट P क्या होगा, इंस्टेंटली रेस्ट पे रहेगा। मतलब AT किसके बराबर होगा, ACOM के बराबर होगा। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था ये चीज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो फॉर प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा हमारा, अल्फा इक्वल टू A बाई आर, ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या करो, अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू A बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I इंटू ए अपॉन कितना, नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली उस पर रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आया बच्चों, यहाँ पर आई ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, m और इंटू ए। ACOM को हम लोग मान लेते हैं क्या, A, जो पूरे बॉडी का हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A वाले टर्म को एक साइड ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू ए और प्लस आई इंटू ए अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, mg sin थीटा इक्वल टू, और a कॉमन ले लो यहां से, क्या मिलेगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक मास एक्स्ट्रा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, mg sin थीटा इक्वल टू a और इंटू m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन, ठीक है, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बच्चों कुछ याद हो कि किसी भी बॉडी का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, इसका मान लेते हैं रेडियस r है, या कुछ भी हो सकता है, रिंग, हॉलो, स्फीयर, डिस्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें रोलिंग टेंडेंसी होगा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रोलिंग बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू mk स्क्वायर इन जनरल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 की क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके अबाउट है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इस रोलिंग बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mk स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हम रखते हैं I का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा अपॉन m प्लस I का वैल्यू कितना हो जाएगा, mk स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m को कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पर m सारे टर्म में प्रेजेंट है, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन कितना, r स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हम टर्म डिफाइन करते हैं क्या, बीटा।
ठीक है। तो बीटा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने मान दिया क्या बीटा। ठीक है, ताकि याद करना इजी हो जाए चीजों को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा बीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा। तो अब एक चीज बताइए, अगर हम बोले बताओ 1 माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, जब 1 माइनस बीटा आप कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/1 प्लस आर स्क्वायर, बस उल्टा आएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम फर्दर यूज करेंगे, इसलिए हमने बताया यहाँ पर 1 माइनस बीटा का वैल्यू होगा 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, बीटा का वैल्यू होगा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होगा, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका क्या होगा, के का वैल्यू अलग अलग होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा का भी वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, वो बाद में हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग याद कर लेंगे कि बीटा का वैल्यू रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का कितना आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमने क्या निकाला अभी, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, क्या आया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसको हमने बीटा मान लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, ए का वैल्यू जी साइन थीटा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो बीटा का टर्म आया है, ठीक है, वो क्यों आया, क्योंकि बॉडी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन है। अगर बॉडी में रोटेशनल मोशन नहीं होता तो आपने इससे पहले जो आपने पढ़ा है, किसमें, न्यूटन लॉ में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि आपका जो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है उस पर जो एक्सेलरेशन ऑफ द जो बॉडी होता है वो कितना होता है, जी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आया, जी साइन थीटा इंटू बीटा, क्योंकि वहां पर केवल और केवल पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास की तरफ बिहेव, पॉइंट मास की तरह है हम लोग एज्यूम किए थे, और जिसका जो एक्सेलेरेशन हो रहा था ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था, और उस केस में उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन था इंक्लाइंड प्लेन पे कितना था, हम लोग कैलकुलेट किए थे जी साइन थीटा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और सारे का अपना क्या होगा, अलग अलग एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा होगा। क्लियर है, तो वहां पर यहाँ पर क्या होगा, हाँ इसके पास में क्या है, कोई रिजिड बॉडी, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों तरह का मोशन हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, जी साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो जो बीटा का टर्म आया है वो बेसिकली किसके कारण आया, ड्यू टू रोटेशनल मोशन के कारण आया। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग, सॉरी, acceleration of the rolling body on the rough inclined plane, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइंड प्लेन कितना आया, A इक्वल टू ACOM इक्वल टू कितना आया, जी साइन थीटा, सॉरी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा और इंटू बीटा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो अगर हम इन जनरल बात करें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा किसी रोलिंग बॉडी का, किसी रोलिंग बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मान लो कि कोई सरफेस पे, ठीक है, एक बॉडी है जो रोल कर रहा है ओमेगा स्पीड से, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मास कितना है हमारा m, ये आगे जा रहा है कितना VCOM से जा रहा है और रोटेट हो रहा है ओमेगा स्पीड से, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो इंस्टेंटली रेस्ट पे है क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्या है, पॉइंट P रेस्ट पे है, और इसमें क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है।
प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पर दो तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि बॉडी में दो तरह का मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी, इसे बीटा का सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मास के कारण होगा, ठीक है। और तो इसका वैल्यू होगा हाफ इंटू एम इंटू वी सी ओ एम का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इन जनरल, ठीक है। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी इक्वल टू ओमेगा आपने पढ़ा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से कॉमन ले लेते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों में है प्रेजेंट। तो हाफ एम बी स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया कितना बचा है यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं ये टर्म 1 बाई बीटा तो नहीं है, कहीं ये टर्म 1 बाई बीटा तो नहीं है, बिल्कुल 1 बाई बीटा है, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या था बीटा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एम वी स्क्वायर और इंटू बीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बताइए क्या आएगा, बीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, बीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये 1 बाई बीटा आया था ना, ये 1 बाई बीटा आया था। तो हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या आया था टोटल, तो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इक्वल टू, और ये क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, तो सिग्निफिकेंटली व्हाट बीटा रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 माइनस बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप सोचो बीटा क्या है ट्रांसलेशनल बाय रोटेशनल टोटल, तो 1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल, बाय टोटल में से ट्रांसलेशनल चला जाएगा तो क्या बचेगा रोटेशनल ही तो बचेगा। तो ये क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस ट्रांसलेशनल, तो क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये इसका रेशियो होता है बीटा बेसिकली, क्लियर है। चलिए अब एक चीज हम लोग और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम कितना फ्रिक्शन चाहिए टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। देखो म्यू मिनिमम टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग, मिनिमम टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन, कितना मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन। अब देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है हमारा,
mg sin थीटा लग रहा था। तो जो हमारे पास फ्रिक्शन का जो वैल्यू आया, फ्रिक्शन का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था? नहीं किया था। फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो सबसे पहले। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, देखो ठीक है, यहां से हमने ए का वैल्यू तो निकाल दिया था, ए का वैल्यू। ठीक है, यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। पहले सबसे पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना होगा। हाँ, फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से? mg sin थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? m इंटू क्या होगा? ए सी एम का वैल्यू कितना होगा? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना निकल गया? फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा कितना? mg sin थीटा, mg sin थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस mg sin थीटा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू? फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। ये आ गया हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? कम से कम, यहाँ देखिए। ठीक है, सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द म्यू मिनिमम टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन। कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए टू स्टार्ट द प्योर रोलिंग मोशन? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास फ्रिक्शन आया है, कितना आया है? mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन, और n का वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। देखो यहाँ पर n का वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है कि नहीं? देखो यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो मोशन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड तो हो नहीं रहा, अलोंग द इंक्लाइंड है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, तो n किसको बैलेंस करेगा? यहाँ पर देखिए, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू n बैलेंस कर लेगा, काउंटर बैलेंस कर लेगा किसको? mg cos थीटा को, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइंड क्या है? केवल मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड क्या हुआ? इक्विलिब्रियम में। तो n इक्वल टू mg cos थीटा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा कितना? mg cos थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू mg cos थीटा। mg कैंसिल, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? म्यू का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? दैट इज म्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा हो जाएगा। कम से कम इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए।